बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, कल भी मैंने अपने व्लॉग में तहरीक इंसाफ के सवाबी में शानदार जलसे का ज़िक्र किया था, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने उस तफसील के साथ उसका ज़िक्र नहीं किया जिसका वो जलसा हकदार था। कल इनफैक्ट KP के अवाम ने सवाबी में बाकायदा एक तारीख़ रकम कर दी और जलसा के हाज़रीन को देखकर मेरा पहला रद्द अमल जो था वो कुछ और था, क्योंकि शुरू में शायद मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जब मैंने आपकी खिदमत में व्लॉग पेश किया। लेकिन रात गए तक मैंने अपने 10-12 के करीब जो मुंतज़मीन में शामिल लोग थे और गैर जानिबदार अखबार नवीस थे उनसे बात की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जलसा कोई आम जलसा नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ख़ान साहब ज़मान पार्क में अपनी गिरफ़्तारी देने की तैयारी कर रहे थे तो मेरे और उनके दरमियान एक मसले पे बहस हो रही थी कि वो एक और जगह के जलसे को सबसे बड़ा जलसा करार दे रहे थे। मैं बज़िद था कि मर्दान का जलसा सबसे बड़ा है, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि कल सवाबी का जलसा सारे जलसों को पीछे छोड़ गया था और यही वजह है कि PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अगर मैं भी आवाज़ को दबाने वालों में शामिल होता तो मैं भी PTI को किसी जलसे की इजाज़त ना देता कल का सवाबी का जलसा देख के। सबको इस बात का यकीन तो था कि हाज़रीन की तादाद जो है वो सवाबी जलसे में बहुत शानदार होगी, लेकिन सच्ची बात ये है कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे इस बात का अंदाज़ा PTI के जो जलसा के मुंतज़मीन थे उनके भी वहमो गुमान में नहीं था। बिल्कुल मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बात बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता था, उनको भी कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि सवाबी जलसे के हवाले से जितनी भी मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं वो हैरत अंगेज़ नहीं है, वो अक्ल को दंग कर देने वाली हैं। जलसे में शिरकत करने वाले लोगों का कहना है कि जलसा गाह में सिर्फ 30% के लगभग लोग मौजूद थे, जबकि 70% लोग जलसा गाह पहुँच ही नहीं पाए थे। और आपके सुन के हैरान हो जाएंगे कि बेशतर लोग जो है वो 8 से 10 मील, किलोमीटर नहीं कह रहा, मैं अपनी बात पे जोर दे के कह रहा हूँ कि 8 से 10 मील तक लोग पैदल चल के जलसा गाह में पहुंचे थे, क्योंकि जलसा गाह से पहले जो गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी वो 10 मील लंबी थी। और आम तौर पे जलसे में शिरकत करने वाले जो कारकुन होते हैं वो जोश और जज्बे का इजहार करते हैं। ये नाज़रीन बड़ी एक बारीक बात है जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए भी एक सियासत का तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि सवाबी का जलसा जो था कल इस हवाले से यकसर मुख्तलिफ जलसा था कि आम तौर पे जलसों में एक मेले ठेले का समा होता है, बेशक वो एहतजाजी जलसा ही क्यों ना हो, उसमें एक फेस्टिविटी का अंसर मौजूद होता है। लेकिन बहुत ख़तरे वाली बात ये थी, इंतहाई ख़तरे की अलामत ये थी कि कल का जो सवाबी का जलसा था उनमें बेशतर नौजवानों की आंखों में बेचैनी और लहजे में गुस्सा आसानी से महसूस किया जा सकता था। और मैंने बाद अज़ां अपने सोर्सेज से जब ये बात जानना चाहिए तो सब ने इस बात की तस्दीक की। मैंने फिर हाज़रीन की तादाद पे कम ज़ोर दिया और आवाम के अंदर जो रिएक्शन था, आवाम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो जानने पर ज़्यादा मैंने ज़ोर दिया। और सबका कहना ये था कि बाकायदा नौजवानों में और आवाम में एक गमो गुस्सा था, वो जेल में बंद अपने लीडर की वजह से परेशान थे बाकायदा। और सवाबी ने गुज़िश्ता रोज़ ऐसे मनाजर दिखाए हैं जो इमरान खान के मुखालिफिन के लिए किसी डरौने ख्वाब से कम नहीं है। और एक तरफ डरौने ख्वाब से कम नहीं है, दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरानों के लिए ये जलसा नविश्ता दीवार भी था, उनको राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लेना चाहिए। बाकायदा कल ये कहा जा सकता है कि सवाबी में नज़रिया जीत गया, जबर हार गया, कौम जीत गई और फस्तायत हार गई। अब सवाल ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कौम ने इमरान खान को वोट क्यों दिए थे, सवाबी में इतने लोग क्यों निकले, हालांकि सबको पता था कि वहाँ इमरान खान तो खुद मौजूद नहीं होगा। तो फिर
हजूर वाला लोग इसलिए निकले क्योंकि वो जानते थे कि उनका लीडर बहादुरों की तरह जेल में डटा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में सवाबी आने वाले लोग ये बताना चाहते थे कि उन्हें अपने लीडर से प्यार नहीं, बेपनाह प्यार है, मोहब्बत नहीं, अकीदत है, उसके नज़रिए से मोहब्बत है। और ये मैं कोई जज्बातियत का शिकार होकर नहीं कह रहा, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे किसी से बात करके देख लें कि कल अवाम की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी। और इमरान खान के मुखालिफिन जो ये कहा करते थे कि खान 2-3 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं गुजार सकता, उसी इमरान खान ने 365 रातें 365 सुबह उसी जेल में गुजारी, उसी जज्बे के साथ गुजारी, और ऐसी गुजारी कि ख़ुद वो जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा बन गया। और एक जर्री मर्द पे कौम फ़ख्र करती है उसकी इसी दिलेरी की वजह से। जो सियासत से इमरान खान का नाम मिटाना चाहते थे, ख़ुद हरफ गलत की तरह मिटते हुए नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि उनकी याद भी कौमी हाफ़ज़े पे एक बोझ के सिवा कुछ नहीं होगी। आप ये मेरी बात लिख लें, अपनी यादों में महफूज कर लें, जो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि चंद दिन बाद ख़ान के मुखालिफिन के नाम भी हाफ़ज़ों में महफूज नहीं रहेंगे। इमरान खान की गैर मौजूदगी में अगर तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा जलसा कर दिया है तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जब ख़ान बाहर आएगा तो कितने लाख लोग बाहर निकलेंगे। तो सवाबी जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए एक सबक है, और वो ये है कि लोग निकलने के लिए तैयार है, उन्हें बस मुनासिब रहनुमाई चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर इतना भी ना कर सकी तो फिर लोग बग़ैर किसी क़यादत के निकलेंगे, और जिस दिन ऐसा हो गया फिर पाकिस्तान के मनाज़र भी बांग्लादेश से मुख्तलिफ नहीं होंगे। और कल मैंने एक बात महसूस की है कि कल तकारीर करने वाले जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनमें से कोई बंदा भी किसी मसलियत का शिकार नज़र नहीं आ रहा था। एक से एक बढ़ के दिलेरी और पूरे जिगरे के साथ बात कर रहा था, लगी लिपटी नहीं रख रहा था। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ललकार रहे थे, तो दूसरी तरफ मियाँ असलम इकबाल साहब, जिसको लाहौर की शान कहा जाता है, वो वहाँ सवाबी में पूरी तरह धाड़ता हुआ नज़र आ रहा था। गो उनकी सेहत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन उनके लबो लहजे में किसी जगह भी रत्ती बराबर भी कमज़ोरी देखने में नहीं आ रही थी। नाज़रीन, असल बात यह है कि आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है और हुकूमत ने मुल्क को इस आज़ादी के महीने में इंतशार के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया। बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि हुकूमत कौमी असम्बली से इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया। जिस तरह मंजूर करवा लिया है वो भी मैं, और किस मकसद के लिए मंजूर करवाया है वो मैं अपने पिछले वीलॉग में अर्ज़ कर चुका हूँ। और उसका लुबे लुबाब यही है कि हुकूमत ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से आने वाले 8 जजेस के फ़ैसले को मानने का ना मानने का कहना चाहिए कि बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ठीक है, और अदालती हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने से चिट्टा जवाब दे दिए। और इस बिल की मंजूरी से पता चलता है कि या तो हुकूमत के कानूनी मुशीर जो हैं वो इंतहाई परले दर्जे के निकम्मे और नालायक हैं, या फिर हुकूमत सोच समझ कर दानिस्ता तौर पर ऐसी राह पर चल रही है जिसका अल्टीमेट जो मकसद है वो ये है कि किसी न किसी तरह नून लीग जो है वो अदालती शहीद करार पा जाए। और इस बिल की मंजूरी के बाद मेरी बाज़ इंतहाई सीनियर वकला से और PTI के लीडरान से बात हुई है। उनका कहना यह था कि इस बिल की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है, ये बिल चैलेंज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पेशी पर हुकूमत के मुंह पे दे मारा जाएगा। और बाज़ कानूनी माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि बड़े दिलचस्प अंदाज में उनका कहना था कि ये एक ऐसा फजूल बिल है जो अदालत में चैलेंज किए बग़ैर ख़ुद ही दम तोड़ जाएगा, क्योंकि उनका कहना यह था कि इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि मखसूस नशस्तों का केस सुनने वाले 8 जजेस अपने तफसीली फ़ैसले में ही ये कह दें कि उन्होंने ये फ़ैसला आइन की तशरीह करते हुए किया है। इत्थे रख अगर ऐसा हुआ ना तो फिर सादा अक्सरियत से मंजूर किया जाने वाला ये कानून आप अपनी मौत मर जाएगा। और ये कानून बनाने वालों को
बिल आखिर खिफ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, और अपनी शर्मिंदगी का तासुर ज़ाहिर करने के लिए वो अदलिया के सामने आ खड़े होंगे। और ऐसा हुआ तो ये इमरान खान के बयानिए की एक और बड़ी जीत होगी, और वो ये कह सकेंगे कि बदतरीन धांधली के बावजूद इन्हें जो नशस्तें मिली हैं, हुकूमत अपनी फस्ताई हथकंडों से उन्हें वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और इस बिल की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि शहबाज शरीफ अगर आइन पर अमल करने को तैयार नहीं तो फिर पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने पे वो तुले हुए नज़र आएंगे, तो वो फिर शेख हसीना वाजिद से भागने का रास्ता पूछ लें। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़ात्मे और उसके भारत फरार के बाद बांग्लादेश के हालात का पाकिस्तान से ना चाहते हुए भी मवाजना बनता जा रहा है। हजूर वाला जितना चाहे आप अवॉइड कर लें, लेकिन ये मवाजना जो है अब बनता जा रहा है, और उस पर आदत से मजबूर हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब वो पीछे नहीं हट रहे किसी से। उन्होंने ख़ान के ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली एक वीडियो को ट्वीट करते हुए उस पर लिखा है कि बांग्लादेशी अवाम ने फ़ैसला दे दिया है कि गद्दार कौन है और कौन था। मुजीबुर रहमान के मुजस्समों के साथ क्या हो रहा है, तारीख़ ने अपना फ़ैसला दे दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब मज़ीद लिखते हैं कि बानी PTI को कोई बताए कि मकाफ़ात अमल बड़ी बेरहम होती है, और हजूर वाला इससे पहले कि कोई PTI को बताता, ख्वाजा आसिफ को बताने वाले बेशुमार लोग आ गए हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ की वीडियो शेयर की है, जिसमें वो पूरे जोश और जज्बे के साथ ये फरमा रहे हैं कि मुजीबुर रहमान एक मुहिब्बे वतन शख्स था। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि उनसे ज़्यादा तो मुहिब्बे वतन था ही कोई नहीं। और मेरा ख्याल वो भी उसी तरह बिल्कुल मुहिब्बे वतन थे जिस तरह ख़ुद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मुहिब्बे वतन है। और इन्हीं वीडियोज़ से पता चला कि कायदे मोहतरम जनाब नवाज़ शरीफ शेख मुजीबुर रहमान से किस कदर मुतासिर थे और उन्हें कितना अजीज़ रखते थे। बस उन्होंने ये बात सिर्फ़ सारी कौम को तो बता दी, सारी दुनिया को बता दी, सिर्फ़ अपने मुकर्रब ख़ास ख्वाजा आसिफ साहब को बताना शायद भूल गए। नाज़रीन, पता है क्या है, ये ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम नवाज़, शहबाज, ये इन सारी ये नून लीग के इन कायदीन का बुनियादी मसला ये है कि ये लोग इस तरह की ट्वीट करके, ऐसी बातें करके ना, असल में इनके दिमाग के ना कि लाशऊर में इमरान खान छुपा होता है। ये समझते हैं कि अगर इमरान खान की ऐसी कोई ट्वीट, ऐसी कोई वीडियो जो है वो अगर पॉपुलर हो जाती है और लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं तो हमारा टुल्ला भी लग जाएगा। ये नहीं सोचते कि आपका नाम ख्वाजा आसिफ है और उसका नाम इमरान खान है। वो कुछ भी कहेगा तो लोग अकीदत में, मोहब्बत में उस पर यकीन करेंगे। आप कुछ भी कहेंगे, आपके घर वाले आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसलिए उसकी नकल करने में अंधे ना हो जाया करें ख्वाजा साहब। अंधे होंगे तो हादसे का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल उस तरह जैसे वो शदीद धुंध में जब बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, तो 10-12 गाड़ियाँ जो हैं वो आगे पीछे एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो वो पीछे वाली जो गाड़ी होती है वो अगले वाली से, फिर अगले वाले से 2-3 लोग इकट्ठे होकर कहते हैं कि कसूर सबसे आगे वाले का है। आओ उससे पूछते हैं कि उसने क्यों ब्रेक लगाई, गलत उसने ब्रेक लगाई है, गलती उसकी है, उससे चल के पूछते हैं, यानी जिसकी नकल में पीछे चले थे सारे। तो वो चलते 10-12 गाड़ियाँ आगे जाते हैं। सबसे आगे जो गाड़ी होती है उसको दरवाज़ा खोल के निकालते हैं, कहते हैं भाई साहब आपकी वजह से एक्सीडेंट हो गया है, आप किधर मुंह उठा के आ गए थे? कहता भाईजान किधर मुंह मैंने उठा के आना था? ओ हजूरे वाला, ओ मैं तो अपने गैराज में गाड़ी पार्क करके खड़ा हूँ, तुसी सारे किथे? ओ भाईजान ख्वाजा साहब, ओ वो तो गाड़ी अपनी पार्क करके इत्मीनान से खड़ा है, वो अपनी मंजिल के बिल्कुल सामने खड़ा है। आप कहाँ? आप हमें टकरो टकरी हो रहे हैं। और नाज़रीन आपको वैसे ही बताता चलूँ कि आजकल ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अपने कायद पर माजी की तरह ना सदकेवारी नहीं हो रहे, और वो बहुत मोहतात अंदाज में चल रहे हैं, क्योंकि सियालकोट में 2 बार बदतरीन हजीमत के बाद ख्वाजा आसिफ साहब को अब यही सबक मिला है
कि कायदे मोहतरम के नाम पे अब लोग वोट तो क्या कुछ भी नहीं देते, इसलिए अब उन्होंने उस घर की नौकरी कर ली है जिसके पास अलादीन का चिराग है, और उन्हें अपने बंदे को जितवाने के लिए वोटों के झंझट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ख्वाजा साहब जो ताना इमरान खान को दे रहे थे उस ताने ने उनके कायद नवाज़ शरीफ साहब का जिगर छलनी कर दिया है, क्योंकि खान ने तो अभी तक वो तो अपनी बात पे कायम है। शर्म तो उसे आनी चाहिए जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर पॉलिश पे उतर आए, और बांग्लादेश के इनकलाब से हासिल करने वाला सबक तो यही है ना कि मुल्क चाहे इक़्तिसादी तौर पर जितनी मर्जी तरक्की कर ले, ये जो अभी लोग कह रहे हैं कि जनाब ये कर लिया वो कर लिया फलां IMF किया तो फिर ये लोग भूल जाएंगे। मैं बार बार आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करता चाह रहा हूँ कि लोगों का बुनियादी मसला महंगाई नहीं है, आप लोगों को सोने का नवाला भी दे दें। लोगों की जो आपने अमानत चुराई है, जो मैंडेट चोरी की है, वो लोगों के लिए जख्म बना हुआ है। जब तक आप उनको मैंडेट वापस नहीं करेंगे लोगों का गम गुस्सा कम नहीं होगा, ये ज़हन में रखें। यही बांग्लादेश से इक़्तिसादी तौर पर बड़ी शानदार तरक्की हो रही थी, लेकिन फिर भी लोग अपनी आज़ादी पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए, और आमरीत में हर तरफ से सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती है, हत्ता कि इक़्तिदार के आखिरी रोज़ भी सब अच्छा ही चल रहा होता, हमेशा अच्छा ही चल रहा होता है। हसीना वाजिद भी मुल्क से फरार होने से चंद घंटे पहले तक आमराना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को कुचलने के बेरहमाना अहकामात जारी कर रही थी, और फिर अचानक दुनिया ही बदल गई, और हसीना वाजिद को जो है वो इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ तरीके से फरार होना पड़ा। और अब ताज़ा इत्तलात ये हैं कि मोदी की चहेती हसीना वाजिद को भारत ने भी फ़ौरन भारत छोड़ने का कह दिया, और बरतानिया ने भी गालिबन ऐलान कर दिया है कि हसीना वाजिद को बरतानिया नहीं आने दिया जाएगा। और हद तो ये है कि सूरत हाल को भांपते हुए अमेरिका ने भी हसीना वाजिद का वीज़ा कैंसिल कर दिया, और पता नहीं अब मज़ीद कौन कौन से मुल्क यही इनकार करेंगे हसीना को। तो नाज़रीन, इसे कहते हैं निशान इबरत बनना। याद रखने की बात यही है कि जब अल्लाह रुस्वा करने पे उतर आता है तो सबसे पहले जिनके ईमान पर जुल्म किया जाता है वही छोड़ के जाते हैं, और ताकत के नशे में जो नाहक खून बहाया होता है वो खून बोल उठता है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा आज वो कूचाओ बाज़ार में आ निकला है। और नाज़रीन, आखिर में आज की छोटी सी बात भी दो चार अशार की शक्ल में हो जाए। इतनी सहमी हुई है बहार इस बार के बस, इतनी सहमी हुई है बहार इस बार के बस, शहर मेरा हो बयाबां जैसे, हर एक फूल की आंखों से झलकता हुआ सहम, हर एक फूल की आंखों से झलकता हुआ सहम, हर एक कली का कलेजा हो पत्थर जैसे, हर एक बाग में उगता हुआ सब्ज़े स्याह, हर एक बाग में उगता हुआ सब्ज़े स्याह, इस खौफ की दीवार के उस पार लेकिन, इस खौफ की दीवार के उस पार लेकिन, सुर्ख रंग के ताज़ा गुलाबों का शजर, हर एक शाख से गिरती हुई उम्मीद की शबनम, खबर लाती है कि कल की सुबह रोशन होगी, कल का सूरज हर एक दिन से सिवा रोशन होगा, कल का सूरज हर एक दिन से सिवा रोशन होगा, कल रात का चांद होगा मुकम्मल हाला, कल रात का चांद होगा मुकम्मल हाला। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।